नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू एमए हिस्ट्री की डेटशीट आ चुकी है और अब जून में आपके एग्जाम्स हैं। तो अगर आपने अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अब से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे MAHI 109। इसमें क्या है, सब्जेक्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए और भारत में उस समय में जो सामाजिक कुप्रथाएं थी उनको खत्म करने के लिए किस किस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने संघर्ष किया और किस तरह से उन समस्याओं से आम लोगों को छुटकारा दिलाया गया। तो इसमें हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अब जब आपने इग्नू के फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें एक बुक का ऑप्शन आता है कि आपको बुक्स चाहिए या नहीं। अगर आपने उस पर क्लिक किया होगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपने की होगी वहां पे, तो आपके पास अब तक इग्नू की लगभग सारे सब्जेक्ट्स की बुक आ चुकी है। और अगर किसी सब्जेक्ट की बुक नहीं आई है तो भी आप लोगों में से बहुत के पास मैसेज आ चुका होगा कि आपकी जो बुक है वो डिलीवर कर दी गई है और कुछ समय में आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगी। अब देखने में ये एक बहुत मोटी बुक है, लेकिन आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे। अब अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को आपने +2 में पढ़ा है या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो और अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप इसको अच्छी तरह से, इस टॉपिक को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है, अच्छी तरह से समझते होंगे। तो आप इसके जो बेसिक्स हैं उस पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए और उसके हिसाब से जो वहां पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके साथ डील कीजिए। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब ये जो आपकी बुक है इसमें सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो दिया गया है। अब सिलेबस में सबसे पहला ही टॉपिक क्या है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। आज की हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हमारा सिलेबस किस तरह से है और किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, अब जैसे मैं आपको बुक पे ही यहाँ पे कोई चीज करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक देश है, ये किसी देश की बाउंड्री है, ऐसा करके कोई देश है, तो ये इस देश की फिजिकल बाउंड्री है। अब इस देश के इस बाउंड्री के अंदर लोग रहते हैं। तो अगर उन लोगों में अपनेपन की, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है, उन लोगों को लगता है कि हम सभी एक ही हैं, तो इसको हम राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में कि अपने देश के प्रति उन लोगों के मन में प्यार है और वो अपने आप को एक ही भाग का हिस्सा मानते हैं। मतलब अब जैसे हम सभी हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो चाहे कोई कन्याकुमारी में रहता है, चाहे कोई कश्मीर में रहता है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है। तो वो अपने आप को एक सेम चीज से कनेक्ट कर रहे हैं कि हम भारत के वासी हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, तो इसको बोलते हैं हम राष्ट्रवाद। तो अगर राष्ट्रवाद से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप इसको बिल्कुल सिंपली डिफाइन कीजिए और इसके क्या क्या फायदे हैं, इन सभी चीजों को आप लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद बनता कैसे है, ये सभी की सभी बातें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद उपनिवेश विरोधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, एशिया और अफ्रीका में किस तरह से आंदोलन चले। एशिया में जैसे हमारा भारत देश आता है और हमने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए किस किस तरह से आंदोलन किए और उनमें हम किस तरह से सफल हुए, क्या क्या हमारी कमियां रही। जैसे भारत की आजादी में 4 महत्वपूर्ण आंदोलन है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद चला असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये बातें अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रवाद पर जो परिप्रेक्ष्य 1 है, 2 है और फिर है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कारण क्या क्या थे और भारत देश के किन किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मतलब इसमें कौन कौन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी और जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनके क्या क्या पर्सनल, क्या क्या उनके व्यक्तिगत कारण थे, क्या क्या उनके पर्सनल रीजन थे और ये विद्रोह सफल हुआ या नहीं हुआ। और अगर ये सफल नहीं हुआ तो इसके क्या क्या फायदे फिर भी हुए कि जैसे हमारे भारत देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। उन लोगों को लगा कि देश के अलग अलग हिस्से से लोग एक ही कॉमन शत्रु के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ तो कॉमन बातें होंगी ना। तो इस तरह से जो भारत का जो 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन था, उससे हमारे भारत देश के जो आंदोलन हुए बाद में भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए, उनमें क्या क्या किस किस प्रकार के फायदे मिले और ये आंदोलन असफल क्यों हुआ। मतलब उस समय 1857 में हमें अंग्रेजों से आजादी क्यों नहीं मिली, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। क्योंकि उस समय तक भारत देश के लोगों में राष्ट्रवाद इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। इसमें अलग अलग लीडर लड़े, लेकिन उनके जो पर्सनल कारण थे वो उनपे एक कॉमन, मतलब एक राष्ट्रवाद के कारण की अपेक्षा
जो उनके पर्सनल कारण थे वो ज्यादा उस समय हावी थे। तो सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। मतलब एक कॉमन गोल क्या था? कॉमन गोल तो सिर्फ ये था कि हमारा जो साझा शत्रु है वो अंग्रेज है। लेकिन एक अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं थी कि किस प्रकार से हम कॉमन अच्छी तरह से मिलकर लड़ सकते हैं। तो ये सभी बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है, लिखनी है। फिर भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो भारत में राष्ट्रवाद फैलाया गया, भारत में जो पुनर्जागरण आया, मेनली पुनर्जागरण की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? वो आता है राजा राम मोहन राय जी का। तो इसी प्रकार से राष्ट्रवाद को मतलब राष्ट्रवाद को सफल बनाने में, इसको राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके नेताओं ने किन किन तरीकों का सहारा लिया, वो सभी बातें हमें यहाँ पे लिखनी है। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या होता है? जैसे दादा भाई नौरोजी ने सभी भारतीयों के सामने एक बात रखी कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत से धन खींच के यहाँ से सारे के सारे धन को समेट के इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। तो इसमें हम आर्थिक राष्ट्रवाद, मतलब हमारे देश के पैसे पे एक इंग्लैंड देश का विकास हो रहा है और जबकि उसका फायदा हमारे भारत देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये बातें आर्थिक राष्ट्रवाद में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जी, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में उपनिवेशवाद का प्रतिरोध, उग्र एवं जन आधारित राजनीति की ओर, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? ये चलाया गया 1905 में। अब देखो, जो मतलब हमारे राष्ट्रीय नेता थे उनमें दो तरह के नेता थे, एक तो थे नरम दल के और एक थे गरम दल के। तो कमेंट में आप सभी बताइए, गरम दल के 3 नेता थे मेन, मतलब नेता तो कई थे, उनमें से गरम दल के 3 नेता थे जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते थे। मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल के नाम से कौन थे? विपिन चंद्र पाल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नरम दल और गरम दल, इनमें आपसी किन किन बातों पे मतभेद थे? नरम दल मतलब प्यार से अपना विनती करने के तरीके से अंग्रेजों का विरोध करते थे, लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो कहते थे कि प्यार से यहाँ पे बात नहीं बनेगी। अगर आप अगले से कुछ मांगोगे तो आप कुछ समय तक ही मांगोगे, अगर आपको वो बंदा आपकी मांगी हुई चीज नहीं दे तो आप कब तक याचना करोगे? तो कई बार अपने हक के लिए हमें गर्म होके, मतलब अपने गर्म होके गर्म मिजाज से भी कुछ चीजें लेनी पड़ती हैं। तो नरम दल और गरम दल के क्या क्या डिफरेंसेस थे, इनके काम करने के क्या क्या तरीके थे, क्या क्या मेन इनके कौन कौन नेता थे, ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति और महत्वपूर्ण मोड़, मतलब 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध से भारत के उद्योगों को क्या क्या फायदा हुआ? जैसे उस समय टिस्को 1907 में भारत में लगाया गया तो लोहे की मांग बढ़ी। और फिर राष्ट्रवाद में मतलब क्या यहाँ से फायदा हुआ भारत के लोगों को, ये सभी बातें हमें पढ़नी है। फिर गांधी जी का उदय। गांधी जी भारत में कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से वो लौटे 1915 में। और तारीख क्या थी? तो वो थी 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये सभी बातें आप कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिखिए। फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब चले? असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? 1920 में ये चलता है और ये 1922 में चोरी चोरा नामक घटना जो हुई वहां पे, उसके बाद गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन ऐसे आंदोलन थे जिसमें भारत के लोगों में, मुस्लिम और हिंदू लोगों में एक अच्छी तरह से भाईचारा देखा गया। खिलाफत आंदोलन क्यों वापस लिया गया? इसके चलाने के क्या क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन का क्या क्या मेन पॉइंट कनेक्ट है? क्रांतिकारी प्रवृत्तियां जिसमें भगत सिंह जी आ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी आ जाते हैं, सुखदेव जी आ जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी आ जाते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है यहाँ पे काकोरी ट्रेन कांड। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं ना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, काकोरी जो घटना हुई उसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। ये बातें हम पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आप इस पेपर को अच्छी तरह से लिख सकते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। परिषदों के भीतर और बाहर प्रतिरोध। अब देखिए, एक पार्टी बनी थी जो सीआर दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी। तो उन्होंने जब इलेक्शन जीता 1923 में, तो फिर बाहर से तो लोग अंग्रेजों का विरोध कर ही रहे थे, लेकिन जब अंदर विधानसभा में, विधान परिषद में उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने अंदर जाके किस प्रकार से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, ये सभी बातें हमें पढ़नी है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से चलता है? 12 मार्च 1930 से गांधी जी की एक दांडी यात्रा शुरू होती है और उस दांडी यात्रा में फिर गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पे पहुंच के प्रतिरोध के तौर पे एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके क्या क्या कारण थे? और गोलमेज सम्मेलन जो हुए, फिर संवैधानिक विकास, एक 1935 में जो अधिनियम आया, इस अधिनियम से जो हमारा प्रेजेंट में भारत का संविधान है वहां से बहुत से अनुच्छेद लिए गए हैं, ये बातें हमें पढ़नी है। 1930 का जो दशक था वो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण दशक था। उसमें क्या क्या हुआ? इलेक्शन होते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और गोलमेज सम्मेलन होते हैं और गोलमेज सम्मेलन के बाद पुनः पैक्ट होता है
ये सभी बातें हमें पढ़नी है। रियासतों में राजनीतिक लोकतंत्रीकरण, मतलब जब आप जानते हैं जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे भारत देश में कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, लेकिन कुछ हिस्सों पे राजा महाराजाओं का शासन था। ये सभी बातें हमें कनेक्ट करके एक दूसरे से पढ़नी है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल, ठीक है, सबसे पहले ये बातें हमें पढ़नी है। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, क्यों चलाया गया, कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी घटना थी जिसके विरोध में गांधी जी को लगा कि अब तो एक आंदोलन हमें शुरू ही करना है। दूसरा, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीन महत्वपूर्ण आंदोलन है जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए। शून्य अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित थे। उसमें गांधी जी ने कहा था कि हमें अहिंसा से कार्य करना है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन है बाकी दो आंदोलनों से किस प्रकार से भिन्न है, इसमें गांधी जी ने कहा था कि मैं इस बारे में, मतलब उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, कि या तो अपने देश को आजाद कराओ और अगर आजाद नहीं करा सकते तो अपने प्राण त्याग दो, मतलब संघर्ष करते रहो। गांधी जी ने यहाँ पे कभी भी ये बात नहीं कही कि आपको पूरी तरह से अहिंसा के मार्ग पर चलना है। ये बातें हमें पढ़नी है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब से होता है, 1942 से शुरू होता है, अगस्त 1942 से शुरू होता है। ग्वालियर टैंक मैदान का और ऑपरेशन जीरो क्या था, ऑपरेशन जीरो हवर क्या था, ये बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है। फिर सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, इसके बारे हमें पढ़ना है। और फिर हमारे पास और थोड़ा सा बचता है युद्धोत्तर राष्ट्रीय आंदोलन, कि जब युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, उसके बीच में भारतीय राजनीति में क्या चल रहा था। फिर जब एटली वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं, वो घोषणा करते हैं कि हम 1948 तक, जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, और उसके बीच में जो यहाँ पे संविधान सभा बनती है उसके लिए चुनाव होते हैं। ये बातें हमें पढ़नी है। राष्ट्रीय आंदोलन और किसान, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ कुछ किसान आंदोलन भी चले, उनके बारे हमें पढ़ना है। मजदूर वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से पार्टिसिपेशन रहा, ये बातें हमें पढ़नी है। उसके बाद पूंजीपति वर्ग, मतलब कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से सहयोग किया, उनकी क्या क्या भूमिकाएं रही। अब मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप सारे के सारे पेज पढ़ो, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट दूंगा जो आप कॉमन पॉइंट है, जो आप अच्छी तरह से इसमें लिख सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जमींदारों का क्या सहयोग रहा, महिलाओं की क्या भूमिकाएं रही, दलित, अगर आप यहाँ पे दलितों के बारे में पढ़ें तो आपको पढ़ना है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच। अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पूना पैक्ट है उस पे क्या गांधी जी ने खुद से हस्ताक्षर किए हैं भीमराव अंबेडकर जी के साथ बैठ के? जी नहीं, गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, वो थे मदन मोहन मालवीय। ये बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस छोटे से भी पॉइंट को हाईलाइट करके अपने एग्जाम में लिखते हैं तो उससे एग्जामिनर को लगता है कि इसको अंदर तक की नॉलेज है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपके मार्क्स पे पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन और अल्पसंख्यक लोग, इनके बारे में हमें पढ़ना है भाई। राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीतियां, किस किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई गई, ये बातें हमें पढ़नी है। सांप्रदायिक समस्या क्या आई भारत को आजाद कराने में, और उसके बाद भारत की आजादी के बाद भी ये समस्या अभी तक हमारे भारत देश में है। अगर लोगों को लड़ाना है तो धर्म का नाम ले लीजिए, और लोग आज के समय में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं, जो एक बहुत ज्यादा गलत बात है। फिर भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, भारत देश का जो संविधान का निर्माण हुआ, जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य संविधान सभा में चुने गए, कितने सदस्य रियासतों के द्वारा भेजे गए, रियासतों की तरफ से भेजे गए, और कितने चुनाव से चुने गए, प्रत्यक्ष चुनाव था या अप्रत्यक्ष चुनाव था, ये सभी बातें हमें पढ़नी है। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है, ये बातें हमें पढ़नी है। तो कल से हम इसके अलग से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।